यह केस न सिर्फ वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, CCTV images of the crime scene have been destroyed. बल्कि ऐसे ढेरों सवाल छुपाए हैं जिनके जवाब इंसाफ और सच के खातिर मिलना बेहद जरूरी है। वो एक डॉक्टर थी, वो हीलर थी, लोगों की जान बचाते बचाते उसके साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है। वक्त गुजरने के साथ वो हर कोशिश की जा रही है जिससे एक बड़ी साजिश पर पर्दा पड़ सके। सीबीआई के पहुंचने से पहले ही सबूतों को नष्ट करने की कोशिश शुरू हो गई थी। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। इस केस में हम जानेंगे कि कैसे कई दशकों से आरजीकर कॉलेज की दीवारों के पीछे एक ऐसा रैकेट चल रहा है जिसमें लाशों को भी नहीं बख्शा गया, और जब भी किसी ने इसे एक्सपोज करने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम बुरा ही हुआ। इस केस में ऐसे काले राज हैं जिसे दबाने के लिए पुलिस के ऐसे अधिकारी को केस सौंपा गया जिस पर साल 2013 के कामदुनी केस को बिगाड़ने और अपराधियों का साथ देने का इल्जाम लगा था। हमने पूरी कोशिश की है कि इस केस में न सिर्फ हर उस पहलू पर सवाल उठाए जाएं, बल्कि हर उस एंगल और हर उस डिटेल का बारीकी से एनालिसिस किया जाए जिसे मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकत अपना पूरा जोर लगा रही हैं। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। यकीन मानिए यह केस जितना दिख रहा है उससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि इसके तार आरजीकर कॉलेज के इतिहास के काले पन्नों से जुड़ते हैं। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और प्लीज सबसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह आवाज दबनी नहीं चाहिए। इस केस में और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। यह केस काफी सेंसिटिव है और इंटरनेट एंड अलग अलग बड़े मीडिया हाउसेस के फैक्ट्स में टाइम और इंसिडेंट को लेकर भी इरेगुलरिटीज हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश रही है कि जो भी फैक्ट्स इस डॉक्यूमेंट्री में मेंशन किए गए हैं वो हॉस्पिटल स्टाफ, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड लोकल मीडिया पर्सनल से वेरीफाइड हो, एंड फॉर द सेफ्टी एंड प्राइवेसी उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है। उन सभी लोगों का भी शुक्रिया जो भी सच को बाहर लाने के लिए इस केस के इनपुट और इनसाइडर न्यूज़ मुझ तक लेकर आए हैं। इस केस में सबसे पहले हम पूरे इंसिडेंट को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन के मिसिंग पॉइंट्स, लूप होल्स एंड कॉन्स्पिरेसी के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी तक ये सीसीटीवी फुटेज पब्लिक नहीं की गई हैं, इसलिए पहले समझते हैं पूरे इंसिडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन को जिसे कोलकाता पुलिस ने डिस्क्राइब किया है। आपको ये आसानी से समझ आ सके इसलिए हम फ्लोर मैप एंड विजुअल्स का यूज़ करेंगे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 8 अगस्त 2024 गुरुवार की रात 11 बजे एक शख्स सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिखाई देता है और ठीक आधे घंटे बाद 11:30 बजे उसी तरफ से वापस लौटते हुए दिखाई दिया। 1 घंटे 20 मिनट बाद 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात 12:30 बजे डॉक्टर तिलोत्मा हाथ में रात का खाना लिए हुए अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर्स के साथ सेमिनार हॉल में जाती हैं। 2 घंटे बाद रात 2:30 चारों जूनियर डॉक्टर्स सेमिनार हॉल से निकलते दिखते हैं। 1 घंटे 30 मिनट बाद सुबह 4 बजे एक शख्स उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाते दिखा जहां डॉक्टर तिलोत्मा रेस्ट कर रही थी, और लगभग 37 मिनट बाद 4:37 वही शख्स वहां से बाहर निकलते दिखा। उस फ्लोर में 2 सीसीटीवी कैमरा थे जो आप इस मैप पर देख सकते हैं। सीसीटीवी 1 जो सेमिनार हॉल वाले कॉरिडोर में था और सीसीटीवी 2 जो फ्लोर के एंट्री गेट के पास था एंड पेशेंट वार्ड वाले कॉरिडोर को कवर करता था। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे कॉरिडोर्स को कवर करने के लिए सिर्फ 2 सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड थे जो एक सिरे पर लगे हुए थे। 4 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाता है और लगभग सुबह 9 बजे एक जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल की तरफ तो गया, लेकिन अंदर यह सोचकर नहीं गया कि लेडी डॉक्टर आराम कर रही होंगी, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। यह बात उसने अपने बयान में भी पुलिस को बताई। ठीक आधे घंटे बाद सुबह 9:30 बजे एक जूनियर डॉक्टर उस सेमिनार हॉल में दाखिल होता है, लेकिन जो मंजर उसे अंदर जाते ही दिखा वो किसी भी इंसान का दिल दहला दे। अभी तक जो भी इंसिडेंट मैंने आपको बताया है वो कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है, एंड एज पर पुलिस ये सभी टाइम स्टैम्प्स और एक्टिविटीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्डिंग में 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में लगे 2 सीसीटीवी कैमरा से वेरीफाइड है। 9 अगस्त की सुबह 9:30 बजे के बाद एक्चुअली में क्या हुआ, अब इसकी बात करते हैं। लेडी डॉक्टर की बॉडी एक ब्लू मैट्रेस के पास पड़ी हुई थी जिससे आधे कपड़े गायब थे जो
बॉडी के बगल में ही पड़े हुए थे। एक हेयर क्लिप और टूटा चश्मा पास में ही बिखरा हुआ था। शरीर का शायद ही कोई कोना बाकी होगा जिसमें दरिंदगी की दास्तान खून से ना लिखी गई हो। दोनों आंखों से बहता खून, चेहरे से लेकर प्राइवेट पार्ट्स तक किसी भी अंग को नहीं बख्शा गया था। देखते ही देखते सेमिनार हॉल में भीड़ जुट गई। माना कि डॉक्टर्स का दिल मजबूत होता है क्योंकि उनका पेशा ही ऐसा होता है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स का दिल ऐसे मंजर को देखने के लिए बना ही नहीं था। एक हॉस्पिटल के अंदर जिस जगह लोगों की जिंदगी बचाई जाती है, वहीं पर ही काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा हो जाएगा, ये बात बेहद डरावनी है। जब ये खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची तो कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने बेहद शर्मनाक हरकत की। सुबह 11 बजे प्रिंसिपल ने असिस्टेंट सुपर से लेडी डॉक्टर के घर फोन करवाया। पेरेंट्स के पास पहले फोन गया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। यह खबर सुन परेशान माता पिता वापस कॉल करने लगे, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। और फिर 15 मिनट बाद 11:15 बजे उनके पास कॉल आया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, जबकि 12 घंटे पहले ही 8 अगस्त की रात 11:30 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी। हालचाल लेने के बाद लेडी डॉक्टर ने अपनी मां को बताया भी कि उन्हें वार्ड में राउंड पर जाना है। गौर करने वाली बात है कि 15 मिनट में 2 अलग अलग रीजन क्यों मेंशन किए गए। क्या साजिश रचने की तैयारी वहीं से शुरू हुई या फिर यह इस पूरे षड्यंत्र का पहला कदम था? प्रिंसिपल ने ना सिर्फ इसे खुदकुशी डिक्लेयर कर दिया बल्कि स्टेटमेंट दिया, इट वॉज इररिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल टू बी अलोन एट नाइट। यानी ना सिर्फ ये झूठ फैलाया बल्कि ब्लेम भी लेडी डॉक्टर पर डाल दिया, जबकि डेड बॉडी की कंडीशन को देख साफ समझ आ रहा था कि उनके साथ किस हद तक दरिंदगी की गई है। डॉक्टर तिलोत्मा के पेरेंट्स को 3 घंटे तक बिठा के रखा गया और उन्हें अपनी बेटी को देखने तक नहीं दिया जा रहा था। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। रही बात सेमिनार हॉल में रात में अकेले रुकने की, तो डॉक्टर तिलोत्मा एक सेकेंड ईयर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी जो चेस्ट मेडिसिन से MD परस्यू कर रही थी, और वो उस रात 36 घंटे की ऑन कॉल ड्यूटी करके लौटी थी। इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद रेस्ट करने के लिए वो उस रात सेमिनार हॉल में सोने के लिए गई थी, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में ना वहाँ डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए कोई चेंजिंग रूम है और ना ही कोई रेस्ट रूम। ऐसे में डॉक्टर्स अक्सर सेमिनार हॉल में ही आराम कर लेते थे। सब जानते हुए भी प्रिंसिपल का ऐसा बयान वहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का खून खौल उठा और शुरू हुआ एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसकी आवाज़ उठी तो कोलकाता से, लेकिन आज पूरे देश के डॉक्टर्स इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि सभी को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हुए खुलासे उस स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ी साजिश को छुपाने के लिए नए नए किस्से और किरदार गढ़े गए हैं। सबसे पहला ब्लंडर कहेंगे या फिर प्लान, उस क्राइम सीन को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने सील नहीं किया, जबकि पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को सील कर वहां पुलिस के आने तक लोगों के आने जाने को रोकना, ताकि क्राइम सीन पल्यूट ना हो सके और वहां मौजूद एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग ना हो पाए। कुछ ही देर में क्राइम सीन पर पहुंची पुलिस की एक टीम ने सबसे पहले CCTV फुटेजेस के बेसिस पर सस्पेक्ट लिस्ट तैयार की। वहीं दूसरी टीम क्राइम सीन पर मौजूद एविडेंसेस को कलेक्ट करने लगी। वहां पर उन्हें लेडी डॉक्टर का फोन और लैपटॉप भी पड़ा मिला। साथ ही एक बहुत अहम एविडेंस पुलिस के हाथ लगा, एक ब्लूटूथ नेक बैंड। एज पर रिपोर्ट्स, पुलिस ने जब दोबारा फुटेजेस को क्रॉस चेक किया तो उन्हें देर रात उस फ्लोर के कॉरिडोर पर कुछ लोग दिखे जो मोस्टली जूनियर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के थे। तभी उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई दिया। उस वक्त उसके गले में वो नेक बैंड पड़ा हुआ था, लेकिन 4:37 पर जब वो हॉल से बाहर निकला तो वो नेक बैंड गायब था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह आदमी हॉस्पिटल स्टाफ से जुड़ा नहीं है। ऐसा सामने आया कि फिर पुलिस ने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट के 5-6 लोगों से पूछताछ की और सभी के फ़ोन जब्त कर उस नेक बैंड के ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का ट्राई किया, और उनमें से एक फ़ोन से वो कनेक्ट हो गया। वो फ़ोन था संजय रॉय का। संजय रॉय ही वो शख्स था जो CCTV में सुबह 4 बजे सेमिनार हॉल में जाते दिखा था। अब समझिएगा केस को कैसे एक डायरेक्शन में मोड़ा गया। पुलिस ने बताया कि कैसे थोड़ी सी सख्ती करने पर संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यूज़ में हर जगह संजय रॉय और उसके पास्ट एंड रिकॉर्ड के बारे में
खबर आने लग गई। जांच में पता चला कि कोलकाता पुलिस के अफसरों का करीबी होने के नाते अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर था, जिसे सिविक पुलिस भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में सिविक वॉलंटियर्स का अपॉइंटमेंट लो रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए किया गया है और इनकी ड्यूटी मेजरली हॉस्पिटल्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जगह पर लगाई जाती है, ताकि सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशंस में ये लोगों की मदद कर सके। यही वजह थी कि संजय रॉय आरजीकर हॉस्पिटल में बेरोक टोक आ जा सकता था। वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने यह बताया कि वो वहाँ पेशेंट्स को एडमिट कराने, उन्हें बेड दिलवाने के नाम पर दलाली करता था। भवानीपुर का रहने वाला संजय रॉय अपने मोहल्ले में भी बदनाम था। वो खुद को पुलिस फोर्स में बताता था और इसी नाम पर लोगों पर धौंस दिखा, कभी नौकरी दिलाने के नाम पर तो कभी कोई काम करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगता। यहाँ तक उसने अपनी बाइक में कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि उसने 4 शादियां की थी, जिसमें पहली 3 अब्यूसिव बिहेवियर के चलते उसे छोड़कर चली गई थी और उसकी चौथी वाइफ लास्ट ईयर कैंसर से खत्म हो गई थी। संजय रॉय पॉर्न मूवीज और शराब का एडिक्ट था। पुलिस ने बताया कि लोकेशन ट्रैकिंग से ये पता चला कि संजय 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक खड़गपुर के सलुआ गांव में था और 8 अगस्त को वापस कोलकाता लौट आया था। संजय रॉय ने पुलिस को बयान दिया कि 8 अगस्त की शाम वो पहले 4th बटालियन के एक और सिविक वॉलंटियर के साथ शराब पीकर कालीघाट के रेड लाइट एरिया में गया। फिर वहां से रात 11 बजे जिस पेशेंट को उसने भर्ती करवाया था उसे देखने आरजीकर हॉस्पिटल आया और फिर 30 मिनट बाद वहां